जंग के एक फॉर्मर एडिटर जनाब महमूद शाम साहब ने हिंदुस्तान टाइम्स की जो इंटरनल इंक्वायरी है उसकी पूरी रिपोर्ट जो है गूगल ग्रुप्स के ऊपर पहले पब्लिश की, उसके बाद वो और जगहों पे आ रही है और उम्मीद है कि पाकिस्तान के भी कुछ अखबार जो हैं वो इतनी हिम्मत करेंगे कि उसको पब्लिश करेंगे और वो दिखाएंगे कि हकीकत क्या है और उस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या कहा गया, जो कि उसमें कहा गया, जो मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ कि जंग के रुए रवां मीर शकील और रहमान जो हैं उन्होंने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ राब्ते करके पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी, एक आने वाले चैनल के मुतल्लिक काफ़ी गलत बयानियाँ करवाई और उसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज अफवाज पाकिस्तान को बदनाम किया गया और उसमें एक मोस्ट वांटेड इंडियन टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम का नाम भी उसमें लिंक कर दिया गया और कहा गया कि ISI और दाऊद इब्राहिम के इश्तराक से ये चैनल आ रहा है जो जंग को टारगेट कर रहा है और जियो को टारगेट कर रहा है, सॉरी नॉट जंग को। एनीवे, आज मेरी मुलाकात इस्लामाबाद में इसी सिलसिले में जब हुई इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन हैं, तो उन्होंने भी इसके मुतालिक एक अपनी राय दी इस पूरे इशू के मुतालिक। इमरान खान ने क्या कहा, सुने ज़रा। ये नहीं, आपके प्रोग्राम में भी मुझे खैर पूरा तो मैं प्रोग्राम देख नहीं सका कल, लेकिन मुझे बताया भी लोगों ने। देखें, ये बड़ी सीरियस इशू है। ये अगर इसमें कोई भी हकीकत है ये सामने आनी चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है। यानी इस तरह की अगर बात हो और मुल्क के अंदर एक कोई भी टीवी चैनल किसी और ARY करे तो ARY की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई भी टीवी चैनल बाहर से और स्पेशली बाहर की एजेंसीज से इन्फ्लुएंस हो के इस मुल्क के अंदर कोई भी प्रोपेगेंडा करें, बिल्कुल ये गलत है और इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जो जियो के अंदर काम करते हैं वही PCB के ऊपर हेड हो गए, उन्होंने रूल्स बनाए और जियो को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो भी 6 महीने के लिए। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है कि एक टीवी चैनल को 6 महीने के लिए आपने दिए। हिंदुस्तान में साल 2 5 साल तक राइट्स दे देते हैं, 6 महीने के लिए राइट्स दे दिए हैं। इसका मतलब ये कि क्या वो अब इस मीडिया हाउस के ऊपर प्रेशर रखेंगे ये गवर्नमेंट कि अगर आपने 6 महीने में अच्छी परफॉर्मेंस दी तो अगले राइट्स मिलेंगे? इसका क्या मतलब है? 2 मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक इमरान खान ने बातें की। आज मेरे से तकरीबन कोई 1 घंटा पहले मैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था, जो आप कल देखेंगे तफसीलन ARY न्यूज़ के ऊपर रात को 10:05 पे, प्रोग्राम खरा सच। और इमरान ने पहले के मुतालिक ये कहा कि जो जियो के ऊपर या जंग के ऊपर जो एलिगेशंस लगी हैं और हिंदुस्तान टाइम्स ने जिस तरह से अपनी स्टोरी विड्रॉ की है और महमूद शाम ने जो इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स की दी कि जंग के चीफ एडिटर मीर शकील और रहमान जो हैं उन्होंने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ साजबाज करके एक गलत और फैब्रिकेटेड और झूठी स्टोरी लगवाई जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसीज के खिलाफ थी, तो उन्होंने कहा कि इसके मुतालिक इंक्वायरी होनी चाहिए और इसमें किसी को भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप भी अपनी राय का ज़रूर इजहार करिएगा, लिखिएगा, सोशल मीडिया पे लिखें, हमें लिखें, बताएं और उसको हम ऑन एयर करें। दूसरी बात वो कह रहे थे कि जो टेलीविजन राइट्स जियो सुपर को दिए गए हैं, इमरान खान का कहना था कि ये बिल्कुल गलत है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिस तरह से उसको दिया गया और PTV को बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने मजीद मुझे ये भी बताया था, और जो आप कल देखेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम के अंदर, कि जिस तरह से जियो सुपर को राइट्स दिए गए और PTV को बिड ही नहीं करने दिया गया, पहले तो ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि PTV जिसने हमेशा इस चीज़ से पैसे कमाए हैं उसको क्या ऐसी चीज़ आड़े आ गई कि उसको बिड करने से रोक दिया गया या उसने बिड नहीं किया। और उन्होंने कहा कि ये जो क्रिकेटिंग राइट्स हैं इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक इस प्रोग्राम से लिंक नहीं है लेकिन इमरान खान के सारे फैंस से लिंक्ड है। इमरान खान ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उनकी लॉन्ग मार्च के मुतालिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं वो भी आपको अभी सुनवा दूं, बिल्कुल छोटी सुनाऊंगा ताकि आप बाकी प्रोग्राम भी देख लें। वो उसका इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ नहीं है। दैट इज़, अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी लॉन्ग मार्च करते हैं तो क्या इमरान खान और PTI उनको ज्वाइन करती हैं कि नहीं? वॉच दिस। आई एम सॉरी, मेरे प्रोड्यूसर जो है वो मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो चंद मिनट तक उसको एडिट करके वो आपको हम दिखा सकते हैं इमरान खान का जवाब। बट मीनवाइल मैं आपको बताऊं कि आज एक बड़ा सनसनीखेज एक डेवलपमेंट हुई है।
आज सनसनीखेज डेवलपमेंट हुई है। कल और थोड़े दिन पहले के न्यूज़ अखबारों में आपने देखा होगा कि गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर के खिलाफ बड़ी खबरें आ रही हैं, ख़ास तौर पे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के हवाले से। मेरी आज खुद गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर से बात हुई और उन्होंने पहले मुझे कहा कि मुझे एज गवर्नर स्टेट बैंक मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा था मीर शकील उर रहमान की तरफ से कि मैं एक बैंक जो है वो लेके उनके समधी जहांगीर सिद्दीकी को मैं दे दूं। और मैंने उनसे 2-3 बारी कैटेगोरिकली इस बात का पूछा। मैंने कहा क्या आपको वाकई पता है कि मीर शकील उर रहमान ने फ़ोन किया या उन्होंने आपको हैरास किया? तो उन्होंने कहा जनाब मुझे और फॉर्मर चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली को उन्होंने एक ख़ास जगह पे बुलवाया, एक घर में प्राइवेटली इस्लामाबाद के अंदर, और वहाँ पे हमको धमकाया गया। और मैंने कहा आप टेलीविज़न पे यह बात कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे मेरे ऊपर तो मैं उसके बाद अपना मौक़िफ़ दे दूंगा। यानी आज मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि उनको धमकाया गया मीर शकील उर रहमान और जहांगीर सिद्दीकी की तरफ से। अब ARY न्यूज़ का कैमरा उनके पास जाएगा और गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं यासीन अनवर वो इसका जवाब देंगे कि क्या मैं सच कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। याद रखें इसी तरह एक बैंक बहुत साल पहले मुस्लिम कमर्शियल बैंक मियां मोहम्मद मंशा को गलत तरीके से प्राइवेटाइजेशन के बहाने दे दिया गया था। वो भी मियां साहब के दौर में ही हुआ था इस तरह से कि जिस बैंक की 69 बिलियन रुपीस प्राइस ऑफर हुई थी उसको तकरीबन 19 बिलियन का दे दिया गया और उसके ऊपर जो 8 बिलियन की लायबिलिटी थी उसको वेव ऑफ कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इस तरह मियां मंशा को वो बैंक सिर्फ 11 बिलियन के अंदर दे दिया गया। वही दोबारा से तरीका अपनाया जा रहा था और जहांगीर सिद्दीकी को एक बड़ा बैंक दिलवाने की कोशिश की जा रही थी। और गवर्नर स्टेट बैंक का ये कहना था कि उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीरी तौर पे ये मौसूल हुआ था कि जहांगीर सिद्दीकी जो है इनकी हरकत जो है मुश्तबा हैं और उनके ऊपर काफ़ी छानबीन हो रही है और जब तक इनके ऊपर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक किसी किस्म की ट्रांजैक्शन इनके साथ नहीं करनी चाहिए और इनको वो बैंक नहीं देना चाहिए। और उसके लिए जब इन्होंने ना किया तो इनको जंग के एडिटर मीर शकील उर रहमान ने ज़ाती तौर पे खूब धमकाया और जब ये उनकी धमकियों में नहीं आए तो तब से लेके आज के दिन तक उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा जंग और न्यूज़ अखबार में किया जाता है, जिसकी एक ताज़ा तरीन एग्जाम्पल कल छपने वाली एक खबर है कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी को मंगाने के लिए अपनी पावर्स को एक्सीड किया, जबकि आज उन्होंने ये वादा किया है कि वो आज ARY न्यूज़ को तमाम डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं जो हम कल या परसों अपने किसी शो में दिखा सकते हैं आपको, जिसके तहत वो गाड़ी इंपोर्ट हुई और उसमें क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल थी कि नहीं थी, क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की अप्रूवल थी या नहीं थी, और स्टेट बैंक ने कौन से कवायद व ज़वाबित को सामने रख के उस गाड़ी को इंपोर्ट किया। और उनका कि हमने ये सारी तफसीलात उन अखबारों को दे दी थी लेकिन उन्होंने हमारा मौक़िफ़ छापने की ज़रूरत नहीं समझी और वन साइडेड स्टोरी छापते रहे हैं, जिससे मुझे और मेरे अहले खाना को और मेरे अहबाब को यानी बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, कोफ्त हो रही है, क्योंकि वन साइडेड कैरेक्टर असैसिनेशन और विक्टिमाइजेशन हो रही है। बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर की जानिब से एंड फॉर्मर चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली की जानिब से। और अगर इन बातों का भी नोटिस नहीं लिया जाता, अगर इनको भी नहीं बुलाया जाता किसी ऐसे फोरम पे जैसे को आला अदालत होती है और पूछा जाता है कि क्या मुबश्शिर लुकमान झूठ बोल रहा है या तुम्हें इसने झूठा कोट किया है या ऐसा हुआ था, और अगर ऐसा हुआ था तो वो धमकाने वाले और वो हैरासमेंट करने वाले अफराद जो अपने मीडिया को इस्तेमाल करते हैं कारोबारी एम्पायर्स को बड़ा करने के लिए और गैर कानूनी काम करने के लिए, उनको अगर नहीं बुलाया जाता तो फिर बहुत से लोगों के बहुत से सवाल जो हैं वो अनआंसर्ड रह जाएंगे। आज मैं आपको छोटी छोटी 2-3 और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अमन की आशा, दरअसल ये अमन की आशा है क्या? अमन की आशा का मतलब है कारोबार, अमन की आशा का मतलब है पैसा, अमन की आशा का मतलब है नफ़ा, अमन की आशा का मतलब है कमाई, और अमन की आशा का मतलब है कि मुल्क
का जो होना हो मेरी जेबें भरती रहें, चाहे मुल्क के तमाम कवानीन पामाल किए जाएं, चाहे मुल्क की तमाम ताजीरात को तोड़ा जाए, लेकिन अमन के नाम पे, आशा के नाम पे, वैसे आशा से अच्छा नाम नताशा था, उसको रख लेते तो वो बेहतर होता। अमन के नाम पे, आशा के नाम पे किस तरह मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाऊं और अपने कारोबारी हसूल को आगे बढ़ाऊं। मसलन अमन की आशा के तहत तकरीबन 35 के करीब हिंदुस्तानी फिल्में बकौल महफूज यार खान के एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड पाकिस्तान आमिर शाह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, और पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के रुएरवा जो दीगर ओहदेदारान हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ लाहौर में मौजूद हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूं और कराची से मुझे एक और लॉयर ज्वाइन कर रहे हैं जिनकी पिटीशन पे अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि वो एक मीडिया हाउस जंग ग्रुप के मालिक मीर शकील रहमान के खिलाफ है। क्या मीडिया वालों का एहतसाब नहीं होना? क्या सिर्फ उन मीडिया वालों का एहतसाब होना है जैसे मैं हूं कि अगर मैं किसी बड़ी मछली को चैलेंज करता हूं, उसकी करप्शन दिखाता हूं, तो मेरे ऊपर पर्चे भी कट जाते हैं, मेरे ऊपर केसेस भी हो जाते हैं, सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, मेरे मतलब खबरें छापी जाती हैं कि वो मफरूर है, वो पाकिस्तान से भाग गया है, उसने ये किया, उसको फलां ने ये गाड़ी दे दी, उसको फलां ने वो दे दिया, ये तो सब कुछ छापा जाता है। ना मेरा मौक़िफ़ लिया जाता है, न पूछा जाता है कि हम खबर सही छाप रहे हैं या हम खबर गलत छाप रहे हैं, आर्म ट्विस्टिंग के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए। उसी तरह ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपकी बात कराऊंगा अभी लाहौर में आमिर शाह एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आमिर शाह, अस्सलाम वालेकुम। आमिर शाह, आपको क्या शिकायत है? सर ये इसमें यह है कि फ़िल्म इंडस्ट्री के जितने भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी अहलकार हैं, जितने भी मेंबर्स हैं। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ टूट के आ रही है, दोबारा से ज़रा बोलें, आराम से बात करें। जी, 1 लाख से ज़्यादा ये मेंबर्स हैं। इन्होंने सर नैब में रेफरेंस दायर किए हैं अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ इंडियन फिल्म्स। वो सर इन्होंने तरीकाकार ये किया था कि 1965 में अयूब खान साहब ने कानून बनाया था कि इंडियन फिल्म्स टोटली बैन है पाकिस्तान में एग्जीबिशन के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए। सेम जो कानून है वो ज़ियाउल हक साहब ने 84 में सर मेंटेन किया, और उसमें पाकिस्तान फिल्म मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1979 के तहत इंडियन फिल्म की एग्जीबिशंस को पाकिस्तान में टोटली बैन किया। और इसी कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल इंडेमनिटी वैलिडेशन मिली अंडर आर्टिकल 270A कि ये कानून अगर किसी ने आमिर साहब, मैं सॉरी, मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा। जी सर। मुझे डेफिनेटली ऑडियो के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मेरी टेक्निकल टीम जो है इन ऑडियो ग्लिचेस को दूर कर ले, और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा आपको सुनाऊँ इमरान खान ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मतलब क्या कहा, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अमन की आशा से क्या शिकायत है। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। और हमने अपने वो ऑडियो ग्लिच जो है उसको दूर कर लिया है, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको तारुफ करा दूं, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर शाह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है लाहौर में, चौधरी कामरान है पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, और फ़ोन पर मेरे साथ कराची से मौजूद हैं महफूज यार खान एडवोकेट हैं और एक्स एडवाइज़र हैं टू CM सिंध। लेकिन एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, मुझे मैसेजेस भी आए हैं और कल भी मुझे लोगों ने पूछा था, एंड इट स्लिप माई माइंड। उन्होंने कहा कि जी आपने एक डॉक्यूमेंट दिखाई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश इदारों की तरफ से चैरिटी में मीर खलील रहमान फाउंडेशन को पैसे दिए गए, और वो दिए उन्होंने चाहे जितने 100 मिलियन पाउंड हो, चाहे 100 मिलियन पाउंड हो, चाहे 500 मिलियन पाउंड हो, चाहे 1 करोड़ मिलियन पाउंड हो। आपको क्या एतराज है? उसमें क्या गलत है लुकमान साहब? अगर वो आगे जियो को देते हैं या जंग को देते हैं या न्यूज को देते हैं, तो भाई साहब बरतानवी कानून के मुताबिक आप चैरिटी की रकम सिर्फ चैरिटी की चीजों में लगा सकते हैं। अगर वो एजुकेशन की मद में आपको दिया है तो आप उसको एजुकेशन पे लगा सकते हैं। आप सो कॉल्ड एक इश्तिहार बना के कि मैंने एजुकेशन के नाम पे इश्तिहार बनाया, और आप अपनी ही कारोबारी इदारों को वो पैसे डाइवर्ट करके देंगे, तो ब्रिटिश कवानीन के मुताबिक वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और सूनर और लेटर कोई ना कोई जाके इंशाल्लाह ये ब्रिटिश कोर्ट्स में चैलेंज करेगा। कोई नहीं करेगा तो मुबश्शिर लुकमान की जिंदगी रही तो मुबश्शिर लुकमान जरूर करेगा कि वहां से पैसे कितने मिले,
उस हुकूमत ने कितने पैसे दिए मीर खलील रहमान फाउंडेशन को, और एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे पैसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से दिए जा सकते हैं और किस तरह से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मुझे अपनी अदालतों से तो शायद सजा मिले, लेकिन काफरों की और बाहर की अदालतों से इंशाल्लाह इंसाफ जरूर मिलेगा। बट एनीवे, आमिर शाह साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे बात हो रही थी, आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें। जी सर। ये आपने मुझे जो बताया बात, मैं वो बात रिपीट कर रहा हूं। आपने कहा कि जियो टेलीविजन जो है वो पाकिस्तानी कवानीन की पामाली करते हुए इंडियन फिल्में उन्होंने इंपोर्ट की, यहाँ पे रिलीज की, जिससे हर कानून की धज्जियां उड़ाई गई पैसे बनाने के लिए। आपकी बात किस तरह से सही मालूम है? सर वो इस तरह से कि इंडियन फिल्म की यहाँ पे एग्जीबिशन टोटल बैन है। इन्होंने सर जाली सर्टिफिकेट दिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के नाम पे, कि जब ये इंपोर्ट जाली सर्टिफिकेट। जी सर, जाली आराम से मैं एडवोकेट नहीं हूं, मैं जरा सुस्त आदमी हूं। जाली सर्टिफिकेट जियो टीवी ने दे दिए? जी सर, जियो फिल्म्स ने, ये जो वो कैसे इंपोर्ट करता है इंडियन। भाई आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये अब मुझे नहीं पता। जी सर। और ये सर अब तक 210 फिल्में इंडियन जो है पिछले 6 साल में सर। मुझे आप एक मिनट ठहर जाए, मुझे प्लीज तारीख का लेसन ना दें। जो सवाल मैंने पूछा है जी सर, वो मुझे बताएं कि ये फिल्में जो जियो टीवी, आप मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने जाली सर्टिफिकेट दिए पैसे कमाने के लिए, यही आप कह रहे हैं ना? जी सर, बिल्कुल। और यहाँ पे एक मकसद के तहत पाकिस्तानी फिल्मों को बदनाम भी किया गया और उनको उतारा भी गया और सिनेमा भी नहीं दी गई ताकि वो फिल्में बिजनेस करे। जी सर, यही कह रहे हैं आप? यही कह रहे हैं सर। मुझे आपने जो बताया था फोन पे, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। जी सर। और सेकंडली सर, एक तो ये हो गया कि जाली सर्टिफिकेट दिए, दूसरा सर इन्होंने इंपोर्ट के टाइम पे बैंक चैलेंज, चूंकि इंपोर्ट के लिए एलसी खुलना जरूरी होता है, इन्होंने बैंक चैनल यूज, बैंक चलान जो होता है। जी सर, इन्होंने बैंक चैनल यूज बैंक से नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं ना इन्होंने सर किया। ये हुंडी के जरिए रकमें सर यहाँ से आती और जाती रही। नहीं, आप कैसे ये साबित करेंगे कि ये हुंडी के जरिए हुआ है? सर क्योंकि इन्होंने एलसी कोई भी नहीं खुलवाई, किसी फिल्म की अभी तक कोई एलसी नहीं खुल रही जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं। ये अभी तक भी, आज एक फिल्म शाहिद आ रही है, इसकी भी जनाब चेक कर लें कि एलसी नहीं खुली, ये बैंक चैनल यूज नहीं होगा। कौन सी फिल्म आ रही है आज? ये सर इन दिनों में शाहिद नाम की कोई फिल्म इंडियन ला रहे हैं यहाँ पे जियो वाले, तो उसकी सर्टिफिकेशन की ये तैयारी कर रहे हैं। आप जनाब ये पिछला रिकॉर्ड जितना भी जियो ने यहाँ पे अब तक इंपोर्ट किए हैं वो जनाब चेक कर लें, तकरीबन 100 अरब रुपया जो है ये यहाँ से वहाँ गया है सर, इंडिया बाहर दुबई में, जहाँ से। एक मिनट, चौधरी कामरान साहब, आपने मुझे ये बताया था कि जब आपकी फिल्म भाई लोग रिलीज होनी थी और कराची में ईद से एक दिन पहले उसकी पब्लिसिटी भी लग गई थी, सारा खर्चा भी हो गया था, लेकिन एक फिल्म ईद से एक रात पहले जब इंडियन फिल्म आई तो आपकी फिल्म को ना लगने दिया गया और उसकी पब्लिसिटी भी उतार दी गई और फौरी तौर पे उस फिल्म को लगवा दिया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है जी, आपके सामने है सारी फिल्म। फैसलाबाद में, कराची में 22-22 लाख रुपए के वीक पे ये फिल्में उतारी गई हैं पाकिस्तानी जो है। इसको सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है। और अब भी आप देखें, आप नोट करें कि 2-3 फिल्में पाकिस्तान में कामयाब हुई हैं, जिनमें शाहिद अफरीदी है, जिसमें वार है, मगर आप हर चैनल पे उसकी तारीफ सुनेंगे, मगर वाहिद से चैनल जियो है जहाँ एक भी न्यूज़ नहीं दी जा रही। क्यों नहीं दी जा रही उसकी न्यूज़ कि क्या ये पाकिस्तानी फिल्में बिजनेस नहीं कर रही, ये रिकॉर्ड कायम नहीं कर रही? क्या पाकिस्तान में इंडियन किसी फिल्म ने इतना बिजनेस किया है जितना वार ने किया है? कोई एक फिल्म बता दें जिसने बिजनेस किया हो, मगर एक भी न्यूज़ नहीं चलेगी। आप कोई भी न्यूज़ देखें, एक सिंपल सी न्यूज़ कोई आ जाएगी जी बिजनेस किया है। उसमें कैटरीना कैफ के ठुमके नहीं होंगे ना? वार में मैंने देखी नहीं है, लेकिन कैटरीना कैफ के ये ठुमके नहीं होंगे। नहीं, वो पाकिस्तानी फिल्म के खिलाफ कोई ना कोई खास किस्म की लॉबी काम कर रही है कि पाकिस्तान की फिल्म को कहीं भी आगे ना आने दिया जाए। नहीं, उस लॉबी का आपका मतलब है कि ये अमन की आशा वो पाकिस्तानी फिल्म के खिलाफ एक लॉबी है? बिल्कुल है जी, आप देखें। महफूज साहब, अस्सलाम वालेकुम। महफूज साहब, मुझे आप बताएंगे आपकी क्या कंप्लेंट्स हैं? सर मेरी कंप्लेंट तो कौमी नौयत की है जी, और कैमरा रूल्स की वॉयलेशन के अगेंस्ट है, और मैंने पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में दाखिल की है। वॉयलेशंस के अगेंस्ट तो नहीं हो सकती ना जी, वॉयलेशंस के लिए होगी उनके, यानी उनको आप पॉइंट आउट कर रहे होंगे। कोर्ट से हमने कहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करें। पहला तो चीज ये है कि ये जो है ये लोन के डिफॉल्टर है। कौन डिफॉल्टर है? जियो के जो मालिकान है, जियो के मालिकान डिफॉल्टर हैं? जी। वो किस तरह? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनके खिलाफ B11 ऑफ 2010 का सूट हाई कोर्ट में फाइल किया है, जिनमें 1.7 मिलियन की रिकवरी का सूट है इनके खिलाफ।
बिलियन नहीं, अगर तो रिकवरी नहीं हुई तो इसका मतलब तो नहीं है कि डिफॉल्टर नहीं है, क्योंकि अभी तो सूट फाइल हुआ है, कोई जजमेंट तो नहीं आई। इनका नाम CIB क्यों नहीं है? स्टेट बैंक के गवर्नर साहब से ये पूछ ले। हमारा तो अगर 10,000 का भी डिफॉल्ट हो जाता है तो हमारा दूसरा कोई बैंक हमें लोन नहीं देता है, हमारा कार्ड इशू नहीं होता है। तो आपका मतलब है कि जियो और इसके मालकान अपनी कारोबारी हैसियत को या मीडिया की हैसियत को मुख्तलिफ नौइयत के कारोबारों के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन पावर्स को मिस यूज कर रहे हैं। जी, ये मीडिया को बना के यूज कर रहे हैं। अच्छा, और क्या है जी इसके अलावा आप? दूसरी अच्छा, ये आप जो है कोर्ट में लेके गए हैं ये सारी बातें? ये 13 नवंबर को इसकी हियरिंग है। ओके, अगली क्या है जी? अगली क्या है? अगला मेरा पॉइंट है, ये टैक्स डिफॉल्टर है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इन कैमरा को खत लिखा है कि ये जो है इनका ये रिकवरी की जाए। टैक्स डिफॉल्टर कौन है? सॉरी, मैनेजमेंट, जियो के जो मालिकान और जो मैनेजमेंट। ओके, इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं कि ये टैक्स डिफॉल्टर है। जी हाँ, आप इस वक्त कहां पे हैं? कराची में, लाहौर, इस्लामाबाद? मैं कराची में हूँ। कराची में। आप क्या आज ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इनकी कॉपीज जो है वो ARY के दफ्तर पहुंचा सकते हैं? क्योंकि मैं भी वेरीफाई करना चाहूंगा कि आप सही बात कर रहे हैं कि गलत बात कर रहे हैं। मैं 2 बातें और सुन ले, फिर वेरीफाई कर लीजिएगा जी। अजमल कसाब का केस जिसपे आपने ही प्रोग्राम किया था जी, उसकी CDB मेरी एनेक्चर 4 है, एग्जिबिट 4 एनेक्चर के तौर पर लगा दी है, जिसमें पूरी दुनिया में अजमल कसाब के इस जाली प्रोग्राम पर जो पैसे खर्च किए और पूरी दुनिया में जो तनकीद हुई वो CDB मेरे पास मौजूद है। फिलहाल जो मीर खलील रहमान फाउंडेशन ने $3.5 मिलियन डॉलर्स की जो वो मांगी थी अमेरिकन एड में, उसके भी सारे कागजात मेरे पास मौजूद है। अमेरिकन एड जो आपने लॉर्ड नजीर के कल खत का तस्करा जी हाँ, वो भी मेरे पिटिशन का हिस्सा है। ये सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लोगों के सामने उजागर किए, नहीं तो बहुत पुराने पड़े हुए होंगे। राइट, लेकिन ओके। ये जो लॉर्ड नजीर का जो पेपर है सबसे पहले मैंने अपनी मैं अभी आता हूं इस पे। थैंक यू आमिर शाह साहब। बात यह है कि आप मुझे जो बात बता रहे थे, आपको क्या पता किसी बैंक से LC खुली है, जियो ने खोली है कि नहीं खोली, कि फिल्म इलीगली आ रही है? सर, इसका मतलब है कि कस्टम्स हो, एक मिनट, कस्टम्स हो गया, सेंसर बोर्ड हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गई, ये सारे पैसे खा रहे हैं या दबाव के अंदर है? ये सर जिस वक्त सर्टिफिकेट देते हैं, जब इंपोर्ट होती है तो कस्टम वाले भी इसमें अपना हिस्सा लेते हैं। उसके बाद जब सर्टिफिकेट देते हैं इसको सेंसरशिप का, उसके लिए भी एक बड़ी रकम दी जाती है, क्योंकि ये जितने भी सर्टिफिकेट वहाँ पे दिए गए होते हैं जियो फिल्म की तरफ से या दूसरे जो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सर सारे जाली होते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि ये फिल्म इंडिया में नहीं बनी, ये बाहर बनी है। तो इसी तरह सर जो दूसरा जो इनका हिस्सा होता है कि जो अगर ये बैंक चैनल यूज करें तो इनको पाकिस्तान के जितने मुरवजा टैक्सेस हैं वो सब सारे पे करने पड़ेंगे। अब ये दोनों बातें, इनके दोनों ऑफेंसेस टेंजेबल और कोजेंट एविडेंस पे मबनी है और मैं तमाम एसोसिएशन जो फिल्म इंडस्ट्री से मुतल्लिका हैं उनकी तरफ से सर नैब में रेफरेंस इनके खिलाफ दायर कर चुका हूँ। अब ये सर जो मौजूदा जो नए चेयरमैन साहब नैब साहब आए हैं उनके पास ये पेंडिंग है सर, उन्होंने सर इसको इन्वेस्टिगेट करना है और ये अब उनका एक पेंडिंग रहेगा, फिक्र ना करें, पेंडिंग रहेगा। नहीं सर, लेकिन हम रहने नहीं देंगे, फैसला हो गया सर, हमने रहने नहीं देना। हमने ये मामला चीफ जस्टिस की अदालत में भी ले जाना है, जहाँ पे जो ये, चूंकि मेरे पास जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी एविडेंस है, वो सर कोजेंट है और वो प्रूफ है। आप अभी तो बड़ा जल्दी का टाइम है सर, आप सोच के बात करें। माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, आपके ख्याल में चीफ जस्टिस साहब जियो के खिलाफ फैसला देंगे? सर लेकिन वो तो एक माह रह गए हैं, उसके बाद तो कोई ना कोई चीफ जस्टिस आएगा ना जिसने हमारी बात जियो के खिलाफ भी सुनी है, क्योंकि जियो को हम लाइसेंस तो नहीं दे सकते कि वो तमाम जो क्राइम्स है वो कमिट करे, ऑफेंसेस कमिट करे। भाई खुदा के लिए ये बातें ना करो, हाथ जोड़ रहा हूं। अगर उनकी एक्सटेंशन हो गई तो आपका तो पता नहीं, मुझे उन्होंने अंदर कर देना 18 महीने के लिए, सर वो 6 महीने के लिए नहीं करना। वो जिस मर्जी को अंदर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा स्टांस है, जो हमने रेफरेंस दायर किया है नैब में सर, उसमें चाहे वो जियो है, चाहे मीर शकील रहमान है, सर इन्होंने जाली सर्टिफिकेट्स दिए हैं, इन्होंने ऑफेंसेस किए हैं बैंक चैनल ना यूज करके। ये सर इनको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब तो जो आगे मीडिया का दौर है, अगर ये खुद आप मुझे ये कह रहे हैं, कि ये फ्रीक्वेंटली ऑफ एंड ऑन अमन की आशा के नाम पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट और फिल्म इंडस्ट्री
ऑडियो इंडस्ट्री, इन सारों को नेगेट किया जाता है बिल्कुल सर। और जो इंडियन फिल्म्स हैं उनके थ्रू पैसा बनाने की वजह से ये अमन की आशा की बात हो रही है। ये आपने मुझे पहले कहा था। और सर पैसा के अलावा सर ये जो पावर गेन करने के ये हैं इस सिलसिले हैं सारे सर, चाहे वो पॉलिटिक्स में आपको पता है चौधरी कामरान साहब, आपको पता है चौधरी कामरान के मेरे ऊपर पर्चे कटे हुए हैं, मेरे ऊपर केसेस हुए हुए हैं, मेरे अरेस्ट वारंट्स निकले हुए हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने अमन की आशा को चैलेंज किया था। पता है आपको चौधरी कामरान? जी मेरे नोटिस में है कि आपके घर में भी रेड हुई, आपके ऑफिस में भी रेड हुई। इस सिलसिले में सारे अखबारों में, मीडिया में, हर जगह पे ये बात आई है। अगर मुझे मौका दे तो मैं सर एक बात चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट कर लूं सर, जनाब के तवज्जुह से। आप ये कोर्ट में जाके कर लेना, मेरे चैनल पे क्यों कर रहे हैं? सर, तो चैनल को बंद कराना है आपने? नहीं, कोई नहीं। रिक्वेस्ट नहीं होगी चीफ जस्टिस से। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक चीज बताने दें, मैं लोगों को एक बैकग्राउंड बता दूं जो बड़ा लंबा बैकग्राउंड है फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कि 1964 तक पाकिस्तान और इंडिया की फिल्मों का एक्सचेंज होता था और अगर वो 4 फिल्में देते थे तो यहाँ से भी 4 फिल्में जाती थी, अगर वो 6 फिल्में आती थी तो यहाँ से भी 6 फिल्में जाती थी। उस वक्त 3 फिल्में जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान में आती थी और 3 फिल्में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जाती थी। प्रोरेटा के हिसाब से ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। पाकिस्तान की एक फिल्म थी, सिप्तैन फाजली की फिल्म थी, उसका नाम था दुपट्टा। दुपट्टा ने लखनऊ के अंदर एक रिकॉर्ड बिजनेस किया, जिस तरह आजकल वार ने यहाँ पे झंडे गाड़ दिए हैं अपने, और हर आदमी को मानना पड़ रहा है कि वार पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी बनी हुई फिल्म है। आज तक की बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे बेहतर फिल्में कल बनेंगी और कल आएंगी। जिस तरह इससे पहले बोल की पजीराई हुई, जिस तरह इससे पहले खुदा के लिए की पजीराई हुई, अब वार की हो रही है। तो जब दुपट्टा वहाँ पे चली तो वहाँ पे 5 इंडियन फिल्में साइमल्टेनियसली जो रिलीज हुई थी वो उसके आगे फ्लॉप हो गई। फिल्म प्रोड्यूसर्स ने वहाँ के एक जुलूस ऑर्गेनाइज किया इंतहा पसंद लोगों का, और उन्होंने लखनऊ में जाके एक सिनेमा को आग लगाई और वहाँ पे फिल्म दुपट्टा के जितने प्रिंट्स थे उनको जला दिया गया। उसकी रिटेलिएशन में यहाँ पे एक बहुत नौजवान अदाकार, उस वक्त पता नहीं 22 या 23 साल के थे, उस नौजवान का नाम था यूसुफ खान। जी यूसुफ खान, जो फिल्म आर्टिस्ट के प्रेसिडेंट भी रहे, अब हमारे दरमियान नहीं है। फिल्म जिद्दी से उन्होंने मकबूलियत हासिल की थी और यूसुफ खान ने एक यहाँ पे मूवमेंट लीड की जिसमें तमाम फिल्म इंडस्ट्री शामिल थी और बहुत से आर्टिस्टों को जेल भी जाना पड़ा। उस मूवमेंट को पॉलिटिकल लोग जो हैं वो जाल मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि फिल्म जाल यहाँ पे रिलीज हो रही थी इंडिया की दुपट्टा के एवज। तो उन्होंने कहा कि दुपट्टा नहीं वहाँ पे चली तो यहाँ पे जाल नहीं चलेगी। तो आफ्टर दैट जाल मूवमेंट इंडियन फिल्म्स वर स्टॉप फॉर अ वाइल और फिर 1965 की जंग हो गई। जब 1965 की जंग हुई तो फिल्मों का ये सिलसिला खत्म हो गया। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन आया जो अयूब खान का साइन था, जिसके तहत किसी किस्म की इंडियन फिल्म, इंडियन गाना, उसका ट्रेलर, उसका प्रोमो, उसका मटेरियल इंपोर्ट करना उसके ऊपर बैन था। उसके बाद आ गए जनाब ज़ियाउल हक साहब। तो ज़ियाउल हक साहब से तो फिल्म इंडस्ट्री को किसी भी तरह अच्छाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी और ना की उन्होंने, और उन्होंने आके मजीद उसमें अपने ठोंक दिए पकड़ के। फिर 2006 में जनरल मुशर्रफ के टाइम पे जनरल मुशर्रफ को उनको बड़ा शौक था कि मुग़ल आज़म किसी तरह लग जाए पाकिस्तान में, और मुग़ल आज़म को एक स्पेशल रिलीज ऑर्डर्स के तहत रिलीज किया गया। उससे पहले 2 हॉलीवुड की फिल्में पाकिस्तान में रिलीज हुई, लेकिन उनकी रिलीज इनिशियली रुक गई थी क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ना सिर्फ इंडियन फिल्म बल्कि इंडियन एक्टर की भी कोई फिल्म हो तो वो नहीं चल सकती थी। जेम्स बॉन्ड की और एक और बड़ी मशहूर फिल्म, वो यहाँ पे उसकी एग्जीबिशन रुक गई, उसके लिए स्पेशल परमिशन मांगी गई और फिर वो परवेज मुशर्रफ ने वो परमिशन ग्रांट की और उन फिल्मों को यहाँ पे एग्जीबिशन की इजाज़त मिली। फिर ये बात हुई कि एक मखसूस तादाद में, फिक्स तादाद में, जिसकी तादाद 5 होगी एक साल में, उतनी फिल्में इंडिया से इंपोर्ट होंगी और उतनी फिल्में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होंगी। नक्कादों का ये कहना था, और बाय द वे उन नक्कादों में मैं भी था, ऐसी बात नहीं है, यानी मैं भी उसमें शामिल हूं, अगर ये गलत है तो मैंने भी गलती की, कि उस वक्त की बात हो रही है कि पाकिस्तान की फिल्में ऐसी हैं कि हम नहीं देखते तो कोई और क्यों देखेगा, तो जी अपने ये तो बेकार की बात है, जो आती है उसको आने दो, उसको नीलाम करो, ऑक्शन करो। वो
पैसा जो है नेफ्टेक में बनाने के लिए लगाएं, वो पैसा फिल्म इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए लगाएं जो उस ऑक्शन से आता है, और इनको महदूद रखें ताकि एग्जीबिशन सिनेमाज जो है, हमारे हॉल जो हैं, वो उससे बेनिफिट करें और वो गिरना बंद हो जाएं, बल्कि मल्टीप्लेक्सेस बने। हुआ ये कि उस कानून की आड़ में अब ये चीज़ शुरू हुई जो ये वकील साहब फरमा रहे हैं कि फेक सर्टिफिकेट्स बनना शुरू हो गए और फेक एफिडेविट्स बनना शुरू हो गए, जिसमें सेंसर बोर्ड ने पैसे खाए, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पैसे खाए और जिसमें कस्टम्स वालों ने पैसे खाए। और आपको याद होगा कि रेनबो सेंटर पे एक दफ़ा जब रेड हुई थी, वो रेड इसलिए नहीं हुई थी कि वहाँ पे इंडियन फिल्में आ रही हैं, बल्कि वो रेड इसलिए हुई थी कि हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स और यूएस की गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया था अंडर द पायरेसी लॉज। और आपको मैं ये तला बताऊं कि ये जो वारंट है, ये नॉन बेलेबल वारंट है अगर आप इस तरह की फिल्म चलाते हैं, अगर आप इस तरह की एग्जीबिशन करते हैं, क्योंकि ये कस्टम एक्ट के अंडर आता है। वकील साहब, आप मुझे बताएं, मैंने आपके लिए बड़ा तफसीलन बता दिया अपने नाज़रीन को, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और इसमें मैं एक थोड़ा सा इजाफा ये कर देता हूँ सर कि ये जो मामला जितने भी हैं, ये बिल मुफस्सल डिटेल में लिख के सर एक रेफरेंस बना के तमाम हमारी एसोसिएशन की तरफ से नैब में सर फाइल कर दिया गया है। अब नैब में सर जो नए चेयरमैन साहब आए हैं, उनके अज़ाइम बहुत अच्छे हैं और हम उनसे उम्मीद भी यही रखते हैं कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करने के बाद परवेज कलीम साहब भी तशरीफ रखते हैं आपके साथ। परवेज साहब, क्या ये सही है जो वकील साहब और चौधरी कामरान कह रहे हैं कि अमन की आशा के तहत पाकिस्तानी इंडस्ट्री को मखसूस तरीके से तबाह किया जा रहा है, किया गया, और इंडियन यानी फिल्मों के ऊपर पैसे कमाए जा रहे हैं? देखिए मुफस्सिर साहब, ये तो बहुत से लोगों की आशा है। बहुत से लोग हैं जो हिंदुस्तानी फिल्म को जो है वो यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये इंपोर्टेड फिल्म के नाम पे यहाँ इलीगल फिल्म जो है वो रिलीज की जा रही है। और कमाल ये है कि इससे और कोई नुकसान जो पाकिस्तान। बाय द वे, एक मिनट, मैं एक बात में आपको करेक्ट कर दूं, फिल्म इंपोर्ट होनी चाहिए, इंडियन फिल्म इंपोर्ट होनी चाहिए, उसकी वजह से आपके सिनेमा घरों में ट्रैफिक भी हुई है, लेकिन लीगली होनी चाहिए। यस, दैट इज व्हाट आई एग्री। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हो तो लीगली हो या फिर ये इनलीगल ना हो। और एक मैं जरूर करता जाऊंगा इस जमीन में कि देखिए, इससे और कुछ तबाही जो आई है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो जिस डिजास्टर का शिकार है, उसके साथ एक चीज और आई है, और वो ये आई है कि ये जो इन फिल्मों से नई नस्ल है, सपोज कोई ऑटोग्राफ नदीम साहब से लेने जाती है बच्ची, तो कहती है जनाब ऑटोग्राफ लेने के बाद मुझे आशीर्वाद तो दीजिए। ये जो एक शनाख्तें अपनी और पहचान अपनी ये जो गुम हो रही है हमारी, इस शनाख्त और पहचान के लिए हम लोग ये कहते हैं भाई खुदा के लिए वो चीज़ें जो हमारे कल्चर और सकाफत को तबाह कर रही हैं वो कम से कम यहाँ नहीं आनी चाहिए। इंडियन फिल्म जो है उसको खुदा के लिए रोक दें अगर आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बका चाहते हैं। अगर ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बका नहीं चाहते तो फिर नहीं, एक मिनट, आप दो मुख्तलिफ बात, एक मिनट, ना सॉरी, आप दो मुख्तलिफ बात, आप डिफरेंट साइड पे चले गए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन फिल्म की एग्जीबिशन रोके, नो, आई डिड नॉट से दैट। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर कोई भी इदारा, चाहे मेरा इदारा हो, चाहे वो ARY हो, अगर वो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई फिल्म कस्टम के थ्रू स्मगल करके लाता है और उसकी एग्जीबिशन करता है, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं इंडियन फिल्म या फॉरेन फिल्म की इंपोर्ट के खिलाफ नहीं हूं। ये सर बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर इसे हुकूमत पाकिस्तान लीगल करार दे देती है तो कम से कम उन मातमियों को भी सब्र आ जाएगा जो स्टूडियो की चार दीवारी में मातम कर रहे हैं, जिनके घरों के चूल्हे जो चौधरी कामरान, आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि कानून के दायरे में हर चीज़ होनी चाहिए। अगर ये कानूनी तौर पे नहीं हो रहा तो ये भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए, ये 2006 से लेके आज तक क्यों हुआ है और क्यों इसके ऊपर काम नहीं हुआ। हमारी पॉलिसी मेकर जो हैं क्यों नहीं इस तरफ ध्यान किया कि क्यों कोई LC के बगैर अरबों डॉलर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, हमारी फिल्में क्यों नहीं चल रही। आप जब ये खुलने वाली मीटिंगों में जाते रहे, आप हमारे साथ जाते रहे, उस तो हमें यही बताया गया था कि ये 5 से 12 फिल्में साल की आएंगी और 5 से 12 फिल्में पाकिस्तान की वहाँ जाएंगी। पाकिस्तान की तो एक फिल्म भी नहीं जा रही, पाकिस्तान को तो 1 रुपये का नहीं, एक तो गई, बोल तो गई थी सर, वो प्राइवेट तौर पे जियो के थ्रू गई होगी, प्राइवेट तौर पे नहीं गई। हमारी फिल्में बनी हैं, हमारी उनकी लेवल पे फिल्में बनी हैं, उन्होंने बिजनेस किया है, हर चीज। चले, वो एक डिफरेंट बात है, वो एक डिफरेंट डिबेट है। आमिर शाह आपका, चौधरी कामरान आपका, महफूज यार आपका, और
जिन्होंने हमें ज्वाइन करना था और वो नहीं कर सके। गवर्नर स्टेट बैंक यासीन अनवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने एक बड़ी स्टार्टलिंग रेवलेशन की है आज। उन्होंने कहा है कि उनको मीर शकील और रहमान ने ज़ाती तौर पे थ्रेटन किया, हैरास किया कि वो जहांगीर सिद्दीकी को एक बैंक दिलवाएं किसी तरीके से जो उनके समधी हैं मीर शकील और रहमान के। और जब गवर्नर स्टेट बैंक ने यह कहा कि इनके ऊपर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की ऑब्जेक्शन है और वो उसको उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक उनका नाम क्लियर नहीं हो जाता, तो उनके नाम से जो है गलत और फेक खबरें लगाई गई, उनको हरासमेंट की गई, उनकी तजलील की गई। और उन्होंने कहा कि मैं एक सरकारी अफसर होने के नाते मेरे पास एवेन्यूज़ नहीं है कि मैं कहीं पे जाके मैं उसको काउंटर करूं और मैं उसको क्या कहते हैं कि चैलेंज करूं। लेकिन आज मैं यासीन अनवर को चैलेंज कर रहा हूं कि मैं आपके नाम से ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आपको हैरासमेंट हुई। अगर आप समझते हैं कि मैंने गलत कहा, आपको जहांगीर सिद्दीकी या मीर शकील और रहमान ने थ्रेटन नहीं किया, तो कम एंड चैलेंज मी। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। ARY न्यूज़, खरा सच। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।